आरएसडी केमिस्ट्री में सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है कार्नोट चक्कर। तो कार्नो ने एक उत्क्रमणीय इंजन की कल्पना की जो स्रोत T1 व सिंक T2 ताप के मध्य कार्य करता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि कार्नोट चक्कर है इससे पहले अपने पढ़ा कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी अवस्था यादृच्छिकता रैंडमनेस का माप होती है। तो ऊष्मागतिकी के मुख्य रूप से 4 नियम दिए गए। 4 नियमों में पहला शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। शून्य नियम में यह बताया गया कि कोई एक निकाय दो अलग अलग निकायों के साथ उसमें साम्य में है तो वह वे दोनों निकाय आपस में भी उसमें साम्य में होंगे। जैसे देखो, मान लो कि कोई ए व बी और सी, जैसे मान लो एक चालक पट्टी लगी हुई है। यदि ऐसे हो कि ए बी और सी के साथ पृथक पृथक रूप से उसमें साम्य में है, बी और सी के बीच में कुछ चालक पट्टी है, बी और सी के ए बी के साथ उसमें साम्य में और ए सी के साथ उसमें साम्य में है, तो वो आपस में भी क्या होते हैं, उसमें साम्य में होते हैं। यह शून्य नियम होता है, ताप की परिभाषा देता है। इसके बाद में पहला नियम आया कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, इसको यदि अपने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो कुछ उसकी आंतरिक ऊर्जा में शेष उसके कार्य में काम आ जाती है, यानी कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तो ये पी डी वी इसीलिए लिखा है कि ये केमिस्ट्री के नियमों से भी सही है, फिजिक्स के नियमों से भी सही है पी डी वी। लेकिन केमिस्ट्री के नियमानुसार डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, या अपने कैसे यूपीएससी के नियमानुसार फ्लोट ये होता है। और आप इस प्रकार से पढ़ते हो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी है, वो दोनों तरीके से सही है। तो डेल्टा क्यू की जगह आप पी डी वी लिख दिया करो ताकि ये दोनों से ही सही हो। तो ये पहला नियम था। दूसरे नियम में बताया गया कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है और ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ने का कारण स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अपने आप ही घटित हो जाते हैं, जैसे जल का उच्च तल से निम्न तल की ओर आना, धारा का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहना, ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहना, ये स्वतः प्रक्रमों के कारण एंट्रोपी बढ़ रही है। इसके बारे में क्लासियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्वतः नहीं जा सकती, ऐसा करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद में कार्नोट ने बताया कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसकी दक्षता 100% हो, और एक दक्षता का सूत्र भी दिया कि नीटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो ये आया सूत्र कहाँ से, कार्नो चक्कर क्या था, इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्नो ने एक उत्क्रमणीय इंजन की कल्पना की जिसके अंदर क्या है, एक भारहीन घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ होता है। तो इसमें एक पिस्टन ऐसा है जिसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है कि ये पिस्टन है, वो भारहीन है, घर्षणहीन है। घर्षण का मतलब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन फोर्स, घर्षण बल वगैरह नहीं लग रही, भारहीन है। और इसके अंदर जो गैस भरी है वो कैसी गैस है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, यानी कि यहाँ पर घर्षण बल है, श्यान बल है, इस प्रकार के बलों से ऊर्जा का ह्रास है वो नहीं होता है। तो ये जो पिस्टन है, यहाँ इस पिस्टन का टेम्परेचर, ये पिस्टन है वो अलग अलग एक चक्कर के रूप में बताया गया कि इसमें 4 घटनाएं घटती है। सबसे पहली घटना होती है कि सबसे पहला इन्होंने किया कि समतापी प्रसार, समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार। इसके बाद के अंदर दूसरा किया गया रुद्रोष्म प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार। तीसरा किया गया समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न। इसके बाद में किया गया चौथा रुद्रोष्म संपीड़न, रुद्रोष्म संपीड़न। तो ये 4 प्रकार से कार्नो इंजन को किया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक स्रोत होता है और स्रोत का टेम्परेचर क्या होता है,
स्रोत होता है, और स्रोत का टेम्परेचर क्या होता है, स्रोत का ताप होता है वो T1 होता है। तो यहाँ स्रोत से कुछ ऊष्मा निकालने या कुछ ऊष्मा डालने पर स्रोत के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसका ताप T1 होता है। स्रोत से कुछ थोड़ी बहुत ऊष्मा निकाल ली जाए या डाल दी जाए तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक प्रकार का ये ऊष्मीय कुंड है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्रोत से Q1 ऊष्मा ली जाती है। क्या किया जाता है, स्रोत से क्या लिया, Q1 ऊष्मा ली। Q1 ऊष्मा लेकर इस पिस्टन ने क्या किया, मान लो कि W1 कार्य किया। Q1 ऊष्मा ली, Q1 ऊष्मा लेकर W1 कार्य किया, यानी कि कार्य कितना हुआ है, ये मान लो पिस्टन ऊपर की तरफ हो गया है और W1 कार्य किया है। पहले मान लो आयतन V1 है और बाद में आयतन क्या हो गया है, V2 हो गया है, W1 कार्य हो गया। इसके बाद में क्या किया, तो ये तो समतापी रूप से हुआ है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या था, T1 था, और समतापी प्रसार होने के बाद में भी टेम्परेचर क्या है, T1 है, ताप नहीं बदला है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, समतापी प्रसार हुआ है। तो कार्नोट ने एक उत्क्रमणीय इंजन की कल्पना की। मान लो कि सबसे पहले यहाँ से शुरू हुए कि टेम्परेचर T1 स्रोत है, स्रोत से पिस्टन ने Q1 ऊष्मा ली। Q1 ऊष्मा लेकर काम क्या किया, W1 काम किया। यहाँ पर इसका दाब है वो P1 है, यहाँ पर दाब क्या है, दाब है वो P1 है। तो P1 दाब पर आयतन V1 था और आयतन Q1 ऊष्मा लेकर W1 काम कर दिया। तो आयतन में यहाँ पर क्या हुआ है, प्रसार हुआ है, और प्रसार कैसा हुआ है, समतापी प्रसार हुआ है, यानी कि तापमान क्या रहा है, सेम रहा है। पहले टेम्परेचर T1 था, अभी भी क्या रहा है, टेम्परेचर T1 रहा है। आयतन V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। इसके बाद समतापी प्रसार के बाद में क्या होता है, रुद्रोष्म प्रसार होता है। रुद्रोष्म प्रक्रम में न तो ऊष्मा निकाय से ली जाती है और न ही ऊष्मा निकाय को दी जाती है, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसे प्रक्रम को रुद्रोष्म प्रक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर आयतन V2 था, अब क्या हुआ है, अपने आप ही पिस्टन क्या हुआ है, ऊंचा हुआ है, आयतन V2 से बढ़कर क्या हो गया है, V3 हो गया है। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रसार हुआ है, ऊष्मा प्रसार हुआ, ये रुद्रोष्म प्रसार हुआ है। कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी ऊष्मा न तो ले सकता न ही दे सकता, लेकिन फिर भी प्रसार हुआ है। इससे आंतरिक ऊर्जा में कमी आ गई है। पहले ताप T1 था, अब ताप T1 से घटकर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। T1 टेम्परेचर ज़्यादा होता है और T2 टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब टेम्परेचर T1 की बजाय क्या हो गया, T2 हो गया है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसके पश्चात क्या हुआ, संपीड़न करवाया, इसके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से दाब दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, समतापीय संपीड़न हुआ। धीरे धीरे ऐसे संपीड़न कराया कि पिस्टन नीचे आ रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, T2 ही रखना है, तो कुछ ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। यह ऊष्मा कहाँ चलेगी, है सिंक को चलेगी है, और सिंक कहा जाता है वातावरण को। तो यह है ऊष्मा वातावरण को चली गई। दिक्कत यही है, Q1 ऊष्मा ली थी, Q2 ऊष्मा क्या चली गई, बाहर चली गई। Q2 ऊष्मा बाहर जाने से यहाँ पर समतापीय घटना घटी है, समतापीय संपीड़न हुआ है, तो ताप नहीं बदला, ताप T2 का T2 ही रह गया, ताप है वो T2 का T2 ही रह गया है। अब क्या किया है, अब इसमें रुद्रोष्म संपीड़न किया है, अब इसको ऊपर से थोड़ा दबाया गया है, तो रुद्रोष्म संपीड़न हुआ है। रुद्रोष्म संपीड़न से ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ नहीं है, जिससे टेम्परेचर है वो वापस बढ़कर T2 से बढ़कर क्या हो गया है, T1 हो गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक चक्कर चला है। तो इस घटना में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से Q1 ऊष्मा ली गई है और सिंक को Q2 ऊष्मा डाल दी गई है। तो इसका ग्राफ बनाए, मान लो कि पहले इस बिंदु को A बिंदु कह दूँ मैं, पहले यहाँ है हम, यहाँ पर दाब क्या है, मान लो दाब P1 है, आयतन क्या है, आयतन है, यहाँ पर देख ले आयतन क्या है, आयतन मान लो V1 है। तो यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, दाब P1 है, आयतन V1 है, और ताप क्या है, T1 है। अब क्या हुआ है, यहाँ से समतापी प्रसार हुआ है, प्रसार होने से आयतन बढ़ता है,
तो ये देखो ये समतापी रूप से प्रसार हो रहा है और आयतन का मान क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये देखो ये प्रसार हो रहा है और आयतन क्या हो गया है बढ़ गया है और आयतन V1 से बढ़कर V2 हो गया है, दाब P1 से घटकर P2 हो गया है। प्रसार होगा तो दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, दाब P1 से घटकर P2 हो गया है। और समतापी ये क्या हुआ है प्रसार, समतापी प्रसार हुआ है। समतापी प्रसार हुआ है तो ताप नहीं बदलता, ताप नहीं बदलता यानी कि पहले T1 था अब भी क्या है समतापी है, ताप समान रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ताप क्या रहेगा T1 ही रहेगा। इसके पश्चात क्या होगा, समतापी प्रसार के पश्चात होगा रुद्रोष्म प्रसार। रुद्रोष्म प्रसार की ढाल थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको पता है समतापी प्रसार की तुलना में रुद्रोष्म प्रसार की ढाल होती है वो गामा गुना ज़्यादा होती है। ज़्यादा ये ढाल ऐसी है तो ये ढाल ऐसी है, थोड़ी खड़ी ढाल है तो ये ढाल ऐसी आएगी, ये गामा गुना ज़्यादा होती है। तो इस प्रसार से आयतन V2 से बढ़कर क्या हो गया है V3 हो गया है, दाब P2 से घटकर P3 हो गया है, ताप T1 से घटकर T2 हो गया है। क्योंकि ये प्रसार कैसा है रुद्रोष्म प्रसार है। रुद्रोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्रोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा में कमी वृद्धि हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में चेंजिंग होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया T1 से घटकर T2 हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा प्रसार हुआ, ये हो गया रुद्रोष्म प्रसार। रुद्रोष्म प्रसार के बाद में एक प्रसार और होता है जिसे कहा जाता है समतापी प्रसार। तो यहाँ पर एक समतापी प्रसार और होगा, तो ये हो गया है समतापी प्रसार P3 V3 T3। तो यहाँ पर समतापी प्रसार हुआ, समतापी प्रसार से क्या हुआ है यहाँ तक आ गई। तो दाब है वो अब थोड़ा बड़ा है, P4 हो गया है, आयतन V4 हो गया है। सॉरी, अब क्या हुआ है प्रसार की बजाय अब क्या हुआ है संपीडन हुआ है। संपीडन का मतलब आयतन क्या कर रही है अपने कम कर रही है। आयतन V3 से घटकर, पहले आयतन V3 इतना आयतन था, अब V3 से घटकर आयतन क्या हो गया है V4 हो गया है, आयतन V4 हो गया है। और ताप ये भी घटना कैसी होती है समतापी संपीडन है। ये संपीडन, समतापी संपीडन से टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। ताप T1 था यहाँ पर ताप क्या था T2 और यहाँ पर भी ताप क्या रहेगा T2 रहेगा। ताप समतापी में ताप नहीं बदलता T2 से T2। रुद्रोष्म में ताप है वो चेंज हो सकता है, T1 से घटकर क्या हो गया T2 हो गया, यहाँ समतापी संपीडन होगा। इसके बाद में क्या होगा V4 आयतन से V1 आयतन की तरफ प्रारंभिक कंडीशन में ही अपने को पहुंचना है ताकि ये पूरा चक्र बन सके। तो यहाँ पर क्या होगा रुद्रोष्म संपीडन होगा, रुद्रोष्म संपीडन होगा। तो रुद्रोष्म संपीडन से क्या होगा आयतन कम हो जाएगा और वापिस से आयतन V4 से घटकर V1 रह जाएगा, दाब P4 से घटकर P1 रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता है, कहाँ से कहाँ आता है ये चक्कर चला, A से B, B से C, C से D, इस प्रकार से ये चक्कर चलता है। तो इस पूरा कार्नो इंजन चलता है। यहाँ पर पहले प्रक्रम में Q1 ऊष्मा ली गई, W1 कार्य हुआ, दूसरे प्रक्रम में W2 कार्य हुआ, तीसरे में W3 कार्य हुआ, चौथे में W4 कार्य हुआ, पांचवें में 4 ही प्रक्रमों के बाद में वापस लौटाया। तो कुल कार्य जो भी कार्य है W1 W2 W3 W4 उनको जोड़ दो और तो जोड़कर अपने कुल कार्य निकाल सकते हैं और कितनी ऊष्मा ली गई उसको भाग देकर अपने और 100 से गुणा कर अपने प्रतिशत में कितनी इसकी दक्षता है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कार्नो इंजन में। तो समतापी प्रक्रम यहाँ से अपने शुरू करें। समतापी प्रसार हुआ है, सबसे पहले यहाँ स्रोत से Q1 ऊष्मा ली गई और W1 कार्य किया। फ्लोट लगा दो, फ्लोट क्या कहता है डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल W। और यहाँ पर डेल्टा Q यहाँ से ऊष्मा ली गई, Q1 ऊष्मा ली गई और W1 कार्य किया गया। Q1 ऊष्मा ली गई यहाँ से और कितना कार्य किया गया है, Q1 ऊष्मा ली गई और W1 कार्य किया गया। तो यहाँ पर देखो ऊष्मा क्या है, Q1 ली गई है और
कार्य है वो कितना किया गया, W1। Q1 ऊष्मा दी गई। आंतरिक ऊर्जा समतापी प्रक्रम में डेल्टा U का मान क्या होता है, 0, और डेल्टा W के बराबर है। Q1 ऊष्मा है वो W1 के बराबर है, और W1 में समतापी प्रक्रम में कार्य का सूत्र आप सभी जानते हो कि 2.303 nRT log base 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V फाइनल क्या है, V2, और V इनिशियल क्या है, V1 है। तो ये आ जाएगा कि डेल्टा Q का मान Q1 है, क्योंकि स्रोत से Q1 ऊष्मा दी गई है। कार्य कितना किया है, W1 है, तो डेल्टा W का मान W1 है, और ये समतापी प्रसार हुआ है। समतापी प्रसार में कार्य का सूत्र आप जानते हो 2.303 nRT log V2 upon V1। टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर देखो T1 है, तो टेम्परेचर T1 है। इसके बाद में इस पिस्टन को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। कुचालक स्टैंड पर रखने से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कौन सा प्रक्रम घटित होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम घटित होता है। और रुद्रोष्म प्रक्रम में के अंदर रुद्रोष्म प्रसार होता है, और रुद्रोष्म प्रसार में आयतन V2 से बढ़कर क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। और रुद्रोष्म प्रसार से ताप T1 से घटकर T2 रह जाता है, क्योंकि प्रसार के अंदर आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। तो ये तो पहला पद था। द्वितीय पद में क्या हुआ है, यहाँ पर द्वितीय पद के अंदर फ्लोट ही लगा दो द्वितीय पद के लिए, कि फ्लोट क्या कहता है, डेल्टा Q बराबर DU प्लस PdV होता है। और ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता ही नहीं, ये रुद्रोष्म प्रक्रम है, रुद्रोष्म संपीड़न है। दूसरा पद क्या है, रुद्रोष्म प्रसार, दूसरा पद रुद्रोष्म प्रसार है। रुद्रोष्म प्रसार के अंदर कोई भी प्रक्रम हो, चाहे रुद्रोष्म संपीड़न हो चाहे रुद्रोष्म प्रसार हो, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इनके लिए डेल्टा Q बराबर क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा Q बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर डेल्टा Q का मान क्या हुआ, 0। यहाँ पर डेल्टा Q का मान 0, तो DU बराबर क्या है, PdV, या डेल W कह दो इसको, डेल W। और W बराबर क्या हो जाएगा, डेल W बराबर माइनस DU, और DU बराबर क्या होता है, CVDT होता है। तो CVDT क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम क्या है, T2 है, प्रारंभिक क्या है, T1 है, तो T2 माइनस है T1 है। या T1 माइनस T2 करना चाहो तो डेल्टा W बराबर माइनस को अंदर ले जाओ, तो CV T1 माइनस है T2 हो जाएगा। इससे क्या कह देंगे, दूसरे स्टेप में कार्य हुआ है, इसीलिए अपने W2 कह दे। पहले स्टेप में जो कार्य हुआ है उसको W1, दूसरे स्टेप में कार्य हुआ उसको W2 कह दिया जाता है। इसके बाद के अंदर 2 पद के बाद में क्या होगा, फिर समतापी संपीड़न होगा और रुद्रोष्म संपीड़न होगा। तो समतापी संपीड़न में क्या हुआ, ऊपर से इसको हल्का हल्का दबाया जाता है, जिससे क्या होता है, आयतन V3 से घटकर V4 हो जाता है। और एक ऊष्मा, टेम्परेचर चेंज होता नहीं क्योंकि समतापी है, समतापी है, संपीड़न है, तो टेम्परेचर T2 का T2 ही रहेगा, लेकिन आयतन V3 से घटकर क्या हो गया है, V4 हो गया है समतापी रूप से। और इसमें खास बात यही है कि Q2 ऊष्मा बाहर निकलती है। तो समतापी संपीड़न के लिए अपने फ्लोट लगा दो, तो डेल्टा Q बराबर क्या होता है, DU प्लस डेल W। और समतापी है, तापमान चेंज होता नहीं, तो डेल्टा DU बराबर क्या होता है, CVDT। और DT समतापी है, तो DT में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या होती है, समतापी के लिए 0 होती है। तो डेल्टा Q बराबर क्या होता है, डेल्टा W। समतापी में डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा W। और समतापी में यहाँ पर डेल्टा Q है वो क्या है, Q2 के बराबर है। तो यानी कि अपने ऐसे कहते हैं Q2 बराबर W3 बराबर, ये यहाँ पर जितना कार्य है वो W3 है। डेल W समतापी में कार्य का सूत्र क्या होता है, समतापी में कार्य का सूत्र होता है कि 2.303 nRT log base 10 V2 बटे V1 V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो V4 अपॉन V3 होता है। तो इस प्रकार से W3 का मान आ जाएगा।
तो ये समतापी संपीड़न में कार्य है। तो यहाँ से सिस्टम यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में क्या होगा, रुद्रोष्म संपीड़न होगा। तो चतुर्थ पद क्या होता है, चतुर्थ पद, चौथा पद क्या होता है, रुद्रोष्म संपीड़न होता है। रुद्रोष्म संपीड़न, रुद्रोष्म संपीड़न में क्या होता है, पिस्टन पर थोड़ा सा इस प्रकार से दबाया जाता है कि टेम्परेचर दबाने से क्या हुआ है कि आयतन V4 से घटकर V1 हो गया। पहले V1 से शुरू किया था, वापस V1 हो गया है। और दबाने से रुद्रोष्म है तो ऊष्मा तो बाहर निकली नहीं, नए ऊष्मा ली गई है, नई ऊष्मा दी गई है, क्योंकि रुद्रोष्म में ऊष्मा का आदान प्रदान होता नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ताप बढ़ गया, T2 से क्या हुआ, ताप T1 हो गया वापिस से। तो रुद्रोष्म संपीड़न कहेंगे। इसके लिए फ्लोट लगा दे तो फ्लोट क्या है, तो फ्लोट होता है कि डेल्टा क्यू बराबर है, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा क्यू की जगह 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर क्या है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पर दो संप्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ये 0, तो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, और डी यू बराबर आप जानते हो क्या होता है, सी वी डी टी। और डी टी बराबर क्या है, ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सी वी डी टी क्या है, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप का, अंतिम ताप क्या है T1, प्रारंभिक ताप क्या है T2, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। इस कार्य को अपने क्या कहा है, कार्य नंबर 4 कहा है, तो इसको क्या कह दो आप, W4 कह दो। तो इस प्रकार से 4 पद है। सबसे पहला समतापी प्रसार, इसके बाद में रुद्रोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्रोष्म संपीड़न। इन चारों पदों के अंदर कार्य जितना भी आया है इसको अपने क्रम से W1, W2, W3 व W4 दे दिया है। इन सभी कार्य को जोड़ दिया जाए तो कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य आ जाएगा और यहाँ से दक्षता फिर ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार से इस पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होता है, W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। V टोटल कह दो, W टोटल कह दो, या एक पूरा चक्कर निकाला है तो इसे क्या कह दें, W साइकिल कह दें। तो पूरे चक्रीय प्रक्रम में पूरे चक्कर निकालने के दौरान 4 कार्य हुए, चारों कार्य के मान अपने पास हैं, चारों कार्य के मान रख दिए जाएं। तो ये मान रख दिया W1 का, W2 का, W3 का, W4 का, जो कटता है उसको काट दो। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा। बचा क्या, बचा काटने के बाद में क्या सौदा बच गया, ये बच गया। तो यहां पर आ गया है, ये हो गया। अपने जानते हैं कि V2 बटे V1 बराबर क्या होता है, V3 बटे V4 होता है। तो अपने V3 बटे V4 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 बटे V1 लिख सकते हैं। तो पहले V4 बटे V3 है तो इसको V3 बटे V4 कर लो। V3 बटे V4 करोगे तो ये निशान प्लस वाला निशान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। V3 बटे V4 की जगह अब क्या रख दो, V2 बटे V1 रख दो। तो V3 बटे V4 की जगह आप क्या रख दोगे, आप V3 बटे V4 की जगह V2 बटे V1 रख दोगे, तो V2 बटे V1 आ जाएगा। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो W साइक्लिक बराबर क्या आ जाएगा, W साइक्लिक बराबर 2.303 NR, 2.303 NR log बेस 10 V2 बटे V1। इतना तो कॉमन है, बस T1 है, यहाँ पर T क्या है, 2 है, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, इतना ही अंतर है। तो क्या जाएगा, यहाँ पर T1 माइनस है T2। तो ये आ गया W साइक्लिक। और दक्षता निकालनी हो, दक्षता क्या होती है कि कार्य कितना हुआ, दक्षता, इंजन की दक्षता कितनी, कार्य कितना किया गया, अपने ऐसे कहते हैं दक्षता निकालने के लिए, किया गया कार्य, किया गया कार्य
किया गया कार्य अपोन निकाय से ली गई ऊष्मा, निकाय से ली गई ऊष्मा। तो किया गया कार्य कितना है, कार्य कितना किया है, W साइक्लिक कार्य किया है, W साइक्लिक कार्य किया है। ऊष्मा कितनी ली थी, Q1, और W साइक्लिक का मान तो यही है, और Q1 ऊष्मा का मान क्या है, Q1 ऊष्मा ली गई थी स्रोत से, पहले स्टेप में Q1 ऊष्मा देकर W1 कार्य किया था, तो Q1 का मान इसके अंदर भाग दे दो। किया गया कार्य साइक्लिक कार्य तो ये आया ही है, इसमें Q1 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी। तो निट्टा बराबर क्या आ जाएगा, निट्टा बराबर है किया गया कार्य अपॉन Q1। तो Q1 का मान क्या है, 2.303 nRT1 log base 10 V2 बटे V1। जो करता है उसको काट दो, 2.303 से 2.303 NR से NR log base 10 V2 बटे V1 से 2 log base 10 V2 बटे V1, तो बन सके T1 माइनस T2 बटे T1। तो निट्टा बराबर क्या आ गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये होती है इंजन की दक्षता का सूत्र। यदि कोई कहे हम दक्षता का सूत्र प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो T1 माइनस T2 बटे T1 इंटू 100। तो इस प्रकार से इंजन की दक्षता प्रतिशत में ज्ञात करनी है। ध्यान यही देना है कि ताप है वो T1 को केल्विन में लेना है, T2 को भी केल्विन में लेना है, T1 को, T1 स्रोत का ताप है, T2 सिंक का ताप है, यानी कि इंजन की दक्षता इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो कि कोई इंजन है वो 1000 केल्विन पर काम कर रहा है और वातावरण का टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है। 300 केल्विन का मतलब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1000 केल्विन का मतलब है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको 727 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, पहले केल्विन में बदलोगे तो फिर यहाँ पर दक्षता कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 300 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये निट्टा यहाँ पर आती है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 70 डिग्री आती है। तो यहाँ पर 70% इंजन की दक्षता आती है किसी का ताप 1000 केल्विन हो तो इस प्रकार इंजन की दक्षता है वो 100% नहीं आ सकती, क्योंकि T1 इंजन का ताप वातावरण के ताप की कभी बराबर नहीं हो सकता। यदि वातावरण का टेम्परेचर कम है तो दक्षता का मान है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अब दक्षता है उसको निश्चित मात्रा से बढ़ाई नहीं जा सकती, तो क्योंकि ये ताप पर डिपेंड करती है और वातावरण का टेम्परेचर अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत ऊष्मा का भंडार है। इसमें थोड़ी बहुत ऊष्मा डालने या थोड़ी बहुत ऊष्मा निकालने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था कार्नो इंजन, और कार्नो इंजन की दक्षता कैसे निकाली जा सकती है आपने पढ़ा।